हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगलर फ्रेंड्स ज्ञान। तो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ न्यू वीडियो और समय को ज़्यादा खराब ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ये सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो हमारे 10 क्वेश्चन तो हो गए थे। नेक्स्ट हम 11 क्वेश्चन पे आते हैं जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 11 इज़ द मंगोलॉइड स्थिति संबंधित है, यानी कि मंगोलॉइड कंडीशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए इज मोनोसोमी, बी ट्राइसोमी, नलीसोमी एंड नन ऑफ दीज। तो आंसर इज दिस ट्राइसोमी। अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन क्या है कि मंगोलॉइड या डाउन सिंड्रोम के 21वें मतलब कि जो हमारे 23 पेयर्स होते हैं, जिनमें से कि 21 ऑटोसोम होते हैं और 2 पेयर जो होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं। सॉरी, 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, 2 पेयर। तो 21वें नंबर पे जो जोड़ी गुणसूत्र थे उसमें 2 की जगह कितने हो जाते हैं? 3 जोड़ी गुणसूत्र 3 हो जाते हैं। 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 2 की जगह कितने हो जाते हैं? 3 हो जाते हैं। इसीलिए ये क्या हो जाए? ट्राइसोमी। इस प्रकार इस रोग से उत्पन्न शिशु में कुल गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है? 46 होती है और +1 हो गई तो 47 हो जाती है। अतः ये कौन सा सिंड्रोम है? ट्राइसोमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12, एल्बिनिज्म किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? एल्बिनिज्म इज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ किसके एब्सेंस के कारण होता है? तो ऑप्शन ए इज हीमोग्लोबिन, बी क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड मेलेनिन। तो एल्बिनिज्म होता है मेलेनिन की एब्सेंस में। अब इसका डिस्क्रिप्शन, एल्बिनिज्म को रंगहीनता या रंजकहीनता भी कहा जाता है। यह शरीर में मेलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण होने वाला अनुवांशिक विकार मतलब अनुवांशिक रोग है, जिसमें मेलेनिन के उत्पादन में शामिल एंजाइम का नाम टायरोसिनेज। एंजाइम का नेम टायरोसिनेज। अब ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि एल्बिनिज्म जो है वो किस एंजाइम का मतलब कि कौन सा एंजाइम होता है जिसके कारण मेलेनिन का प्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसमें ये एक एंजाइम का नेम याद कर लीजिएगा, टायरोसिनेज के अभाव या दोष के कारण त्वचा, बाल या रंगों में त्वचा, बाल एवं आंखों में रंग का अभाव हो जाता है। मेलेनिन हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करने में सहायता करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में होता है। अपूर्ण प्रभाविता में F2 पीढ़ी में होता है। क्या क्या होता है? तो इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस F2 जनरेशन हैज, फर्स्ट क्या होता है? जीनोटिपिक रेशियो इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो, ये होता है। या होता है कि जीनोटाइप रेशियो इज 3:1, या थर्ड ऑप्शन है फिनोटाइप रेशियो इज 3:1, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर होगा जीनोटिपिक रेशियो इक्वल टू फिनोटिपिक रेशियो। यानी जीनोटिपिक जो जीन का मतलब जीन्स हैं उसके इंटरनली अगर देखा जाए, उनके जीनोटिपिक जो रेशियो है वो और फिनोटिपिक जो दिखाई दे रहा है वो सेम टू सेम होंगे। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेरेंट है, ठीक है, एक रेड कलर जो कि मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके ये होंगे R और R जीनोटिपिक। हाँ, और इसका जो है प्योर वाइट, इसका स्मॉल r। जब इनमें क्रॉस कराया जाता है और F1 जनरेशन में क्या निकलता है? अब यहाँ पे बात आ रही थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 की बात आ रही। तो जब F1 जनरेशन में देखा हमने तो क्या हो गया?
पिंक कलर का फ्लावर हुआ। अब पिंक कलर का फ्लावर जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो जो जो हमारी F2 पीढ़ी आई, तो उसमें एक आर मतलब ये गैमेट बने आर, तो इनका जब क्रॉस कराया तो यहाँ पे देखिए आर, फिर इनका इनमें क्रॉस F2 पीढ़ी में आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो जो प्योर है, देखिए प्योर आर और आर, ये रेड एक, प्योर वाइट एक, और जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो पिंक। ठीक है, तो जीनोटिपिक रेशियो अगर देखा जाए तो फिनोटिपिक रेशियो तो हमारा 1:2:1 हुआ, यानी रेड एक, पिंक 2, और जो वाइट है श्वेत वो कितना है 1 है, यही तो है ना। और जो हमारा जीनोटाइप रेशियो है वो 1:2:1। अब देखिए जो जीनोटाइप है वो 1:2:1, यानी कि आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, तो 1:2:1 हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए रेशियो दोनों का, जीनोटिपिक और फिनोटिपिक दोनों के रेशियो क्या है, बराबर है। यानी अगर इसमें देखिए लिखा है अपूर्ण अप्रभाविता में दो एलीलों के बीच प्रभाविता अप्रभाविता संबंध समाप्त हो जाता है, और विषम यानी कि हेट्रोजाइगस अवस्था में एक नया लक्षण प्रकट होता है, जो कि पिंक कलर का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। जब दोनों जनक रुधिर वर्ग ए बी के हों तो उनके बच्चों में हो सकता है। अब अगर दोनों यानी कि जो पेरेंट हैं, क्वेश्चन इंग्लिश में अभी पढ़ते हैं कि when both parents are of blood type AB they can have children with, अब इनके कौन से ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, एक तो ए हो जाएगा, ऑप्शन इसमें दिया ए बी एंड ओ ब्लड ग्रुप, चारों ये हो नहीं सकता, ए बी एंड ए बी ब्लड ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन नंबर डी ए एंड बी और ओ ब्लड ग्रुप। इसमें क्या आंसर होगा, ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप, ये तीनों हो सकते हैं। चलिए अब इसका जो थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन इसमें भी देखती हूँ। देखिए ये एक आई है, आई बी, ठीक है। आई जो है ये ब्लड ग्रुप ए को शो कर रहा है, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप। तो देखिए जब इसमें क्रॉस कराया गया एक मेल का या फीमेल का, तो आई कैपिटल ए, आई ए, फिर आई इसका कराया गया तो आई ए बी, इसका कराया आई ए बी और बी बी। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए बन रहा है, ब्लड ग्रुप बी बनेगा और ब्लड ग्रुप ए बी बनेगा। ओ कहीं बनना है नहीं, तो इट मीन्स कि हमारे कौन कौन से ब्लड ग्रुप वाले जो चिल्ड्रन होंगे वो कौन सा होगा, ए बी और ए बी ब्लड ग्रुप। इस प्रकार जब दोनों जनक रुधिर वर्ग ए बी के हों तो उनके बच्चों में ए बी और ए बी रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप के होने की संभावना रहती है। मानव के विभिन्न रुधिर समूह बहुरूपता यानी पॉलीमॉर्फिज्म का उदाहरण है। मनुष्य में ए बी और ओ ब्लड वर्गों में वंशानुगति 3 एलीलों पर निर्भर करती है। कौन कौन सा ये एलील कौन कौन से हैं? एक होता है आई ए आई बी, ये आपस में कैसे हैं, सप्रभावी है, लेकिन जो आई ओ वाले होता है वो अप्रभावी एलील है, मतलब इसका बहुत ज्यादा ये रेसेसिव है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मानव रक्त समूह ए बी और ओ एक उदाहरण है। इसके यानी इंग्लिश में
ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ आर द एग्जाम्पल ऑफ, कौन सा है, सेग्रेडुलिज्म, क्लाइन ग्रेडियंट एंड डिप्लॉयडी, पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए ब्लड ग्रुप जो है वो पॉलीमॉर्फिज्म का ही एक एग्जाम्पल है। ये अभी हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, यदि किसी संतान का रुधिर वर्ग ए बी है, ठीक है, और उसके पिता का रुधिर वर्ग ओ है, तो उसकी माता का रुधिर वर्ग क्या होगा? ऑप्शन ए इज ए, बी बी, सी ओ और इनमें से कोई नहीं। इफ, इसका इंग्लिश में वर्जन क्या है? इफ अ child's blood group is AB and his father blood group is O, what would be the blood group of his mother? उनकी माँ का ब्लड ग्रुप कौन सा हो सकता है? तो देखिए फादर का दिया है और मदर का दिया, फादर का दिया है, मदर का पूछा है और बच्चे का दिया हुआ है। देखिए इसमें क्या हो सकता है, पिता का तो पता है ओ है, और बिकॉज ऑफ देम कि ओ जो है अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि ओ हमारा रेसेसिव है, ठीक है, ये अप्रभावी है, और माता का जो है वो माता का पता नहीं है। तो हम लोग ए और बी, अब इसमें ए भी हो सकता है और बी हो सकता है। अगर यहाँ पे ए और बी ऑप्शन होता है तो सही होता है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे किया भी गया है कि पिता का आई ओ है, माता का पता नहीं है, बच्चे का ए बी है, तो आई ए आई बी ओ, तो आई ओ ए आई ओ बी, यानी कि ब्लड ग्रुप ए वाला बन जाएगा, ब्लड ग्रुप बी वाला बन जाएगा। अर्थात माता या पिता में से किसी एक का रुधिर वर्ग ओ होने पर संतान का ए बी रुधिर वर्ग संभव नहीं है। अगर माता या पिता का होगा तो ए बी नहीं हो सकता है, या तो प्योर बी होगा या तो ए होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जब एक जीन दूसरे जीन की सक्रियता को संकेत करता है तब यह घटना कहलाती है। When one gene marks the activity of other gene, the phenomena is called। जब कोई एक जीन दूसरे जीन की एक्टिविटी को संकेत करता है, मार्क करता है, तो ये कहलाती है एपिस्टेसिस। ऑप्शन देख लीजिए, कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एपिस्टेसिस एंड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। तो ये कहलाएगी एपिस्टेसिस। इसको बहुत ध्यान से पढ़िए कि जब एक जीन दूसरे जीन की एक्टिविटी को मार्क करती है, यानी कि सक्रियता को संकेत करती है, तो यह फिनोमिना कहलाता है एपिस्टेसिस। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। एक जीन द्वारा दूसरे जीन की सक्रियता को दबा देना सप्रेशन, यानी सप्रेशन कहलाता है, एपिस्टेसिस कहलाता है। और ऐसे जीन को एपिस्टैटिक जीन तथा दूसरे जीन को हाइपोस्टैटिक, यानी जो दबाया जा रहा है वो हाइपोस्टैटिक, जो दबा रहा है वो एपिस्टैटिक, जो एक जीन द्वारा दूसरे जीन को दबा देना या उसको क्या कहते हैं संकेत करना, ये कहलाती है एपिस्टेसिस। तो यह दो विभिन्न नॉन एलिलिक जीवन के बीच की अंतरक्रिया होती है। यदि ऐसा एलिलिक जीन के बीच होता है तो इसे क्या कहते हैं, प्रभाविता यानी डोमिनेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जब जीन के युग्म विकल्पी द्वारा दूसरे जीन के युग्म विकल्पी विरोध की परिघटना को कहते हैं,
एक जीन के युग्म विकल्पी द्वारा दूसरे जीन के युग्म विकल्पी विरोध की परिघटना को क्या कहते हैं? द फिनोमेना इन विच एन एलील इज वन जीन suppress the activity of an allele other gene is known as epistasis। अब हम लोग epistasis पढ़ चुके हैं। epistatic जीन क्या होता है? जो वो जीन जो सप्रेस करता है, और हाइपोस्टेसिस वो होता है जो सप्रेस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। संपूरक जीन में 9:3:3:1 अनुपात किसमें रूपांतरित होता है? तो इसमें ऑप्शन ए इज 4:1, 9:7, 12:3:1, 1:2:1। तो देखिए 19th क्वेश्चन, 9:3:1 रेशियो इज मॉडिफाइड द कॉम्प्लीमेंट्री जीन एज। आंसर इज दैट। ऑप्शन में पढ़ चुकी हूँ, तो अब दोबारा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, टाइम बहुत जा रहा है। तो 9:7। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। संपूरक जीन कॉम्प्लीमेंट्री जीन में लक्षण को अभिव्यक्त होने के लिए जीनों की दो विभिन्न एलील जोड़ियों के बीच ऐसी प्रभाविता होती है कि किसी भी जोड़ी के प्रबल जीन को अभिव्यक्ति तभी होती है जब दूसरी जोड़ी का प्रबल जीन भी उपस्थित हो। ठीक, जैसे चलिए इसमें देखते हैं। इसमें एक है कैपिटल सी स्मॉल पी जीन है इसके। ये कैसा है? रंगहीन है, कलरलेस है। और दूसरा भी है स्मॉल सी कैपिटल पी, ये कैसा है? ये भी कलरलेस है। जब इनके ये गैमेट बनेंगे कैपिटल सी स्मॉल पी, इसमें गैमेट बनेंगे कैपिटल सी स्मॉल पी, तो इनका जब क्रॉस कराया जाएगा तो कैपिटल सी कैपिटल पी स्मॉल पी, तो कैपिटल पी जो प्रभावी वाले आ गए, तो ये क्या हो जाएगा? कलरफुल हो गया। अब देखिए, जब कलरफुल हो गया तो इनका फिर क्या हुआ? फिर इनके गैमेट बने। जब इनके गैमेट बनेंगे तो कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल पी कैपिटल सी स्मॉल पी स्मॉल पी और स्मॉल सी स्मॉल पी। इसी तरह ये फीमेल गैमेट थे और ये मेल गैमेट। जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो आप लोग करके देखिएगा, फिर बताती हूँ। तो इसमें क्या हुआ है कि जो अनुपात, जीन का अनुपात निकलेगा, तो जो कलरफुल होंगे वो 9 होंगे। जब इनमें क्रॉस कराया जाएगा तो जितने भी कलरफुल होंगे कलरफुल प्लांट होंगे वो कितने होंगे? कलरफुल फ्लावर वाले प्लांट होंगे F2 जनरेशन में, वो कितने होंगे? 9 होंगे। और 3:3:1 और 3 और 1 ये कितने होंगे? ये रंगहीन होंगे। चलिए काउंट भी कर लो चाहो तो। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हो गए कलरफुल। और कलरलेस कितने हो गए? टोटल मिला के 9 ही होंगे, सॉरी टोटल मिला के 7 होंगे। जैसे इसमें इस रो में तो नहीं है। कैपिटल सी स्मॉल पी एक ये हुआ, और एक ये हुआ कैपिटल सी स्मॉल पी एक ये हो गया कलरलेस। कैपिटल सी स्मॉल कैपिटल पी ये कलरलेस हो गया। इसी तरह से 1 2 3 4 ये 7 हो गए टोटल। तो अगर देखा जाए जो प्रारूप लक्षण होगा 9:7 का होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। ये वह परिघटना जिसमें एकल जीन से एक से अधिक विशेषक को प्रभावित करता है, मतलब वह परिघटना जिसमें एकल जीन एक से अधिक विशेषक को प्रभावित करता है, वह कहलाती है। अब देखो, प्रवेद, बहुअंगुलिता, बहुगुणिता और प्लियोट्रॉपी। इंग्लिश में
क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन पेपर आएगा वो मोस्टली इंग्लिश में ही आएगा, इसलिए इंग्लिश पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। द फिनोमिना इन विच अ सिंगल जीन इन्फ्लुएंस मोर, है ना, मोर देन वन ट्रेट इज कॉल्ड पेनिट्रेंस, पॉलीडेक्टाइल, पॉलीप्लॉइडी या प्लियोट्रॉपी। तो आंसर इज दैट प्लियोट्रॉपी। मतलब कि प्लियोट्रॉपी में एक जीन द्वारा कई लक्षणों को निर्धारण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्रोसोफिला में एक ही जीन पंख का आकार, पंख पर ब्रिस्टल, संतुलक लक्षण और जनन क्षमता आदि का निर्धारण करता है। यानी एक जीन होगा, जीन एक होगा, लेकिन उस पे जो लक्षण होंगे वो कई शो करेगा। ये क्या कहलाएगा? ये प्लियोट्रॉपी कहलाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 भी कर लेते हैं। जीन मुख्यतः बने होते हैं, जीन किससे बने होते हैं? जीन आर मेनली मेड अप ऑफ DNA, RNA, लिपिड एंड प्रोटीन ओनली। तो ये जीन हमेशा क्या बने होते हैं? जीन्स आर मेड अप बाय DNA, मेड अप ऑफ DNA। ओके फ्रेंड्स, ये 21 क्वेश्चन हो गए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।